हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक का ये 5वां वीडियो है। इसके पहले के जो 4 वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं उसमें हमने बिल्कुल साधारण से शुरू किया था। जैसे मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स बताए थे। हाइड्रोकार्बन्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और उनका नामकरण, साथ ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा मैंने आबंध संरचना सूत्र, जिसको कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, इतनी सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब आज कुछ हम नई बात जानेंगे। उसके लिए पहले मैं आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो गिनती होती है कार्बन परमाणुओं की, है ना, उनका अनुलग्न लिख दूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे डायरेक्ट ये वाली वीडियो देख रहे हों तो उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, है ना। ये क्या चीज़ है? ये गिनती है ना। ये जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है मैथ, ये क्या है? ये एक कार्बन को इंगित करता है ना। इसी तरह से ये 1 से लेके 9 और 10 तक अंक या शब्द लिखे गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये पूर्व लग्न हैं जो नाम के पहले लगाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स 2 तरह के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो चक्रीय की श्रेणी में आता है। तो आज हम चक्रीय हाइड्रोकार्बन की यदि बात करें, है ना, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, तो चक्रीय हाइड्रोकार्बन 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है समचक्रीय हाइड्रोकार्बन और एक होता है विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन, है ना। अब यहाँ पर समचक्रीय और विषम चक्रीय का मतलब क्या है? चक्रीय हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी संरचना चक्र के रूप में पाई जाती है, या एक तरह से चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना वो बंद श्रृंखला वाले होते हैं, है ना। चक्रीय श्रृंखला को बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो एक छोटा सा पार्ट हम इसका ले रहे हैं आज। समचक्रीय हाइड्रोकार्बन्स वे होते हैं जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा होता है, जबकि विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी आता है ना। अब समचक्रीय हाइड्रोकार्बन फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिफेटिक, है ना, और दूसरा होता है एरोमेटिक, है ना। तो एरोमेटिक वाला पूरा पोर्शन बचा है हमारा पढ़ने के लिए। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइंस आते हैं, है ना। इनके नाम के अंत में क्या लग जाता है, मतलब इनके नाम के शुरुआत में साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। साइक्लोएल्कीन, सॉरी एल्केन आना चाहिए ना पहले, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और एक आएगा साइक्लोएल्काइन, है ना। इस तरह से नाम से ही समझ में आ गया कि जो एल्केन्स होंगे, साइक्लोएल्केन्स, उनमें सिंगल बॉन्ड आते हैं। एल्कीन की पहचान है कि इनमें डबल बॉन्ड आते हैं, और एल्काइन की पहचान है कि इनमें ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका सबसे सरलतम यौगिक है बेंजीन, उसको हम बाद में देखते हैं। विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन में भी इस प्रकार की संरचना बनेगी, लेकिन उनमें अतिरिक्त आपको नया तत्व देखने को मिलेगा, है ना। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं एलिफेटिक से, और एलिफेटिक में भी साइक्लोएल्केन से समझते हैं कैसा होता है ये। शुरुआत करेंगे हम 3 कार्बन परमाणुओं से, है ना। मैं आपको साइक्लोएल्केन समझा रही हूँ, फिर उसके बाद साइक्लोएल्कीन, फिर साइक्लोएल्काइन, उसके बाद विषम चक्रीय, और फिर अंत में हम एरोमेटिक पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने एक नाम लिखा साइक्लोप्रोपेन, है ना। अब देखिए यदि इसकी तुलना में मैं आपको नॉर्मल प्रोपेन दूं, तो नॉर्मल प्रोपेन का मतलब क्या होगा कि भैया 3 कार्बन क्रम से लिख दो। मैंने यहाँ पर संयोजकता डायरेक्टली कंप्लीट की है। जिन बच्चों को संयोजकता कंप्लीट करना नहीं आता, प्लीज़ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक्स की फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, है ना। बार बार इसी बात को समझाने में हमारा समय वेस्ट होगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल प्रोपेन। अब इस नॉर्मल प्रोपेन को आप साइक्लो में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 3 कार्बन लेकर ऐसी हम संरचना बनाते हैं जो कि बंद हो जाए। ये देखो 1, 2, 3, ये संरचना बंद हो गई, है ना।
एक इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड है और इसके साथ भी 2 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इसके साथ में कितने और 2 बॉन्ड रहेंगे, ये दोनों, इसके साथ 1 2 3 4, इसके साथ ऐसे, और फिर इसके आसपास हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन परमाणु, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, और यहाँ CH2 CH2 CH2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। साइक्लोप्रोपेन का ये कंकाल सूत्र है, ये इसकी संरचना है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका अणु सूत्र क्या होगा, वो जो साइक्लोप्रोपेन है उसका अणु सूत्र तो है C3H8, है ना, 3 और 3 6 और 2 8, जबकि इसका अणु सूत्र क्या होगा, C3H6। एल्केन्स की तुलना में इनमें हाइड्रोजन कम है। तो ये तो हुआ साइक्लोप्रोपेन। अगला हम पढ़ते हैं साइक्लोब्यूटेन, है ना, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन का जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, साइक्लोब्यूटेन ब्यूटेन से, जिसमें मैंने आपको प्रोपेन लिखकर बताया। ऐसे ब्यूटेन 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनता है, तो आपको 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर कोई बंध संरचना बनानी है। तो देखिए हम ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4, और ये ऐसे बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। फिर इसके आसपास हम बंध लगा देंगे ऐसे, और बंध लगाने के पश्चात इनके आसपास हाइड्रोजन परमाणु लगा देते हैं, और जब हाइड्रोजन परमाणु लगा दिए तो इसको फिर ऐसे कंप्लीट किया जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा सब तरफ CH2 CH2 CH2, और ये संरचना इस तरह से बंद हो गई, है ना। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंकाल सूत्र, संरचना सूत्र, और ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप इसको बोल सकते हो, बंध आबंध सूत्र, संरचना। अणु सूत्र क्या हो जाएगा इसका, C4H8। ये बिल्कुल एल्कीन के जैसा है ना। मुझे लगता है ये चार्ट आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको भी मिटाने वाली हूँ। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, चक्रीय हाइड्रोकार्बन में समचक्रीय, समचक्रीय में एलिफेटिक, और एलिफेटिक में हम पढ़ रहे हैं साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन के बाद एल्कीन आपको दिख जाएगा कि डबल बॉन्ड है, मतलब एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा रही हूँ, आप इसको कॉपी में जरूर लिख लीजिए। ये हट गया पूरा। अब साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया। अब हम लिखते हैं साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन, और इसको बंद कर देंगे। अब इनकी संयोजकता को पूरा करते हैं हम ऐसे, है ना, 2 2 बॉन्ड लगा देते हैं सब तरफ। तो ये हमने लगा दिया सब तरफ हाइड्रोजन परमाणु, है ना, ऐसे। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम या करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि सब तरफ कार्बन परमाणुओं के साथ में हाइड्रोजन को भी ऐड कर देंगे ऐसे, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया साइक्लोपेंटेन। साइक्लोब्यूटेन त्रिभुजाकार, साइक्लोब्यूटेन वर्गाकार, साइक्लोपेंटेन जो है आपका वो पंचभुजीय या पंचकोणीय होता है। अगला साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कैसा होगा, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। इनको ऐसे कंप्लीट कर दो इस तरह से, और इनमें बंध लगा दो ऐसे, ठीक है। और अब इनके आसपास ऐसे बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। इसको सरल करके कैसे लिखोगे आप, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, है ना। और ये हो गया आपका CH2। ये साइक्लोहेक्सेन जो होता है ना, ये बेंजीन के समकक्ष होता है, क्योंकि इसकी जो बंध सूत्र संरचना, आबंध सूत्र संरचना, वो इस तरह की होती है। तो बहुत सारे बच्चे जब बेंजीन पढ़ते हैं ना, बेंजीन ऐसा होता है, इसमें गोल सर्कल बनाते हैं, साइक्लोहेक्सेन इस तरह का होता है ना। तो ये 4 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। साइक्लोहेप्टेन भी हम लोग बना सकते हैं, पर उसमें हेप्टेन को फिर अलग से कहीं शो करना होता है ना। ये तो हो गए आपके साइक्लो
एल्केन्स। अब इसी में यदि साइक्लोएल्कीन दिया जाए तो वो कैसा होगा, मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ साइक्लोएल्कीन कैसा होना चाहिए। आप चाहें तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दें कि साइक्लोएल्कीन, है ना। साइक्लोएल्कीन्स का जैसे मैंने पहला नाम दिया साइक्लोप्रोपीन या साइक्लोप्रोप 1 इन, इसका एक और नाम बनेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइक्लोप्रोप 1 इन। अब 1 क्या, कोई सा भी कार्बन, देखिए प्रोप यानी कितने कार्बन, ये 3 कार्बन है, मैं इसको इसके यहीं पे बता देती हूँ। साइक्लोप्रोपेन के साथ 3 कार्बन ले लो और संरचना ऐसी बना दो, 1 2 3, है ना। अब 1 इन, फर्स्ट कार्बन हम किसको माने, आपकी मर्जी, किसी को भी मान लो। और एक कार्बन पे हम यहाँ लगा देते हैं डबल बॉन्ड, तो ठीक है डबल बॉन्ड लगा दिया। आप संयोजकता पूरी करो, 1 2 3, यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा, 1 2 3, यहाँ पर भी एक बॉन्ड और यहाँ पर 2, है ना। मतलब इन सबके साथ में क्या आ जाएगा, एक एक हाइड्रोजन। और इसका सरल रूप कैसे बनेगा, इसको हम लिखेंगे CH CH CH2, समझ गए। ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपीन। अगर आपको दिया जाए साइक्लोब्यूट 1 इन, साइक्लोब्यूट 1 इन, है ना, या साइक्लोब्यूटीन बोल सकते हैं हम इसको, तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हमने क्रम से लिख दिए। कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड लगा दो, तो मान लो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब संयोजकता पूरी करें, 1 यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ 2 और यहाँ पर 1, है ना। ये हो गया साइक्लोब्यूट इन 1 इन। तो मतलब ये साइक्लोएल्कीन्स की श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड का यूज़ करना हो तो उसका नाम कैसे होगा, है ना। तब जैसे मान लो मैंने नाम दिया साइक्लो 1,3 डाई इन, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ब्यूट या साइक्लोब्यूट, है ना, क्योंकि साइक्लो शब्द आना जरूरी है। साइक्लोब्यूट 1,3 डाई इन, साइक्लोब्यूट 1,3 डाई इन, ये हमने नाम बनाया, है ना। अब ब्यूट यानी कितने कार्बन, 1 2 3 और 4। मान लो मैंने इसको 1 माना तो ये 2, तो ये 3 हो जाएगा, है ना। तो 1 पे डबल बॉन्ड लगा दो ऐसे, तो ये 1 है तो ये 2 इस पे नहीं आएगा, ये 3 है तो यहाँ आ जाएगा, है ना। ऐसे बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। अब 1 2 3 एक बॉन्ड, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, मतलब सब तरफ एक एक H आ सकता है। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये ऐसे, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, साइक्लोब्यूट 1,3 डाई इन, ठीक है ना, जिसमें 2 बार डबल बॉन्ड हो। अब मान लो मैंने नाम दिया साइक्लोपेंट 1,4 डाई इन, साइक्लोपेंट 1,4 डाई इन कैसे बनेगा ये, पेंट यानी 5 कार्बन, ऐसे हमने 5 कार्बन लिख दिए। मान लो ये पहला है तो ये दूसरा, ये तीसरा है, चौथा, तो पहले पे और चौथे पे डबल बॉन्ड लगा दो। अब यहाँ पे 2 हैं तो CH2, यहाँ पे 3 बंद है तो CH CH, यहाँ पे भी 3 बंद है तो CH, और इसके साथ भी 3 बंद है तो CH, है ना। ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि साइक्लोएल्केन्स और साइक्लोएल्कीन्स में क्या डिफरेंस है। एल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड आता है। और अब मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ साइक्लोएल्काइन का, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो सबसे सरलतम से शुरू करते हैं हम, साइक्लोप्रोप 1 यानी साइक्लोप्रोपाइन, साइक्लोप्रोप 1 आइन, है ना। ये कैसे बनेगा, तो देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, है ना, ये ऐसे। अब बॉन्ड कहाँ पे लगाएं, कहीं भी लगा दो, मान लो मैंने यहाँ लगा दिया, तो इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई क्या, 1 2 3 4, हाँ कंप्लीट है। इसकी 1 2 3, मतलब 3 और 1 4, ये भी कंप्लीट है। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, मतलब ऐसे, यानी कुल मिलाकर ये ऐसे बन जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे, है ना, ये बन गया आपका साइक्लोप्रोपाइन।
साइक्लोएल्काइन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको आना चाहिए कि अगर हम चक्रीय संरचना में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का यूज करें तो वो कैसा लगेगा। एक और देख लेते हैं, साइक्लो ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन में इन नहीं, इन, कहीं पर भी आपको क्या लगा देना है, ट्रिपल बॉन्ड। मान लो मैंने यहाँ लगा दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया है ना, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर सब तरफ कार्बन है, इसकी संयोजकता पूरी है, मतलब इसकी भी पूरी है, इसकी भी पूरी है, ये आ जाएगा CH2CH2। तो साइक्लो एल्काइंस इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ साइक्लो एल्केन आप लोग याद रखना, साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये चार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हो गया हमारा समचक्रीय में एलिफेटिक वाला पोर्शन है ना। अब हम देखते हैं एरोमेटिक, पर एरोमेटिक के पहले मैंने आपको विषम चक्रीय के बारे में बताया था, वो थोड़ा सा सरल है और सिर्फ 3 या 4 सूत्र ही उसमें बनते हैं, तो वो थोड़ा छोटा भाग है, इसलिए उसको पहले देख लेते हैं, है ना। आप लोग चाहें तो कॉपी में हेडिंग डाल सकते हैं, विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक या विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जैसे अकार्बनिक तत्वों का भी उपयोग होता है, या जो अकार्बनिक तत्वों से भी मिलकर बनते हैं उनको क्या कहेंगे, विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन, है ना। तो जैसे इसमें पहला आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे, एक बार फिर से सुन लो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर का भी उपयोग किया जाता है, वे विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब पहला मैं आपको बताती हूँ फ्यूरेन। फ्यूरेन कैसे बनता है ना। फ्यूरेन बनाने के लिए हमें कार्बन, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन को ऐड करना होता है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5वां ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन, इनकी संयोजकताओं का हमें पता लगाना होगा। सभी जानते हैं आप लोग, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4। तो कार्बन की बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसकी संयोजकता 4 है, परंतु ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6। तो कायदे से कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी संयोजकता 4 है। तो फिर ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता 6 होनी चाहिए ना। परंतु यहाँ पे ये बताया कि अष्टक पूरा करने के लिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 भी होती है ना। इसलिए हमें ये याद रखना है कि कार्बन के आसपास तो कितने बॉन्ड आएंगे, 4, है ना, और ऑक्सीजन के आसपास 2 बॉन्ड आने चाहिए। यहाँ पे सब तरफ हम हाइड्रोजन भी लगा दें। अब इसकी संयोजकता पूरी करें। इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, 1, 2, 3, यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दो, हो गए क्या इसके 4, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी एक बॉन्ड लगा दो, इसके 1, 2, 3, 4, इसकी भी संयोजकता पूरी, इसकी भी पूरी, इसकी 1, 2 और एक तीसरा हाइड्रोजन, तो एक बॉन्ड यहाँ लगा दो और यहाँ पे भी एक बॉन्ड है। मतलब समझ में आ गया आपको कि प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4-4 कंप्लीट हो गई और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो यह है आपका फ्यूरेन। इस फ्यूरेन को हम ऐसे भी लिखते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ये इस तरह से, ठीक है। और इसका अणु सूत्र क्या बनना चाहिए, C4H4O, है ना, C 4 बार, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन सेम और ऑक्सीजन एक बार, ही हो गया फ्यूरेन। दूसरा होता है थायोफिन। थायोफिन ये कैसा होगा, कुछ नहीं, ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगाना है, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे S। सल्फर भी ऑक्सीजन के ही ग्रुप का सदस्य है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 6। देखो पहला दूसरा कोश पूरा, बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन उस तीसरा अष्टक भी पूरा करना चाहता है, तीसरा कोश भी पूरा करना चाहता है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इसकी संयोजकता भी 2 होती है, तो इस हिसाब से यहाँ भी बॉन्ड लगा देते हैं अपन, है ना, और यहाँ सब तरफ हाइड्रोजन, है ना। तो ये बन गया आपका थायोफिन। और थायोफिन की स्ट्रक्चर को भी हम ऐसे लिख सकते हैं S लगा के, और यहाँ डबल बॉन्ड, संयोजकता कंप्लीट है, सूत्र है C4H4S, है ना, ठीक है। थायोफिन हो गया, फ्यूरेन हो गया। अब अगला है पिरिडीन। पिरिडीन, है ना, पिरिडीन कैसा होता है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और छठा नाइट्रोजन,
है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा। अब नाइट्रोजन की संयोजकता, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5, बाह्यतम कक्षा का अष्टक पूरा करने के लिए 3 और चाहिए, तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है ना। अब इन सबके साथ में एक एक H लिख दो और देखिए इसकी संयोजकता कैसे पूरी होती है। देखो भैया नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, 2 बॉन्ड तो नाइट्रोजन के साथ है, एक बॉन्ड यहाँ लगा दो, तो देखो इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई क्या, 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 है ना, तो यहाँ पे एक बॉन्ड लगा दो, इसकी भी पूरी हो गई 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, एक बॉन्ड यहाँ लगा दो। मतलब बेंजीन रिंग की तरह इसमें 3 बार द्विबंध आते हैं, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है, पिरिडीन को इस तरह से और यहाँ पे ऐसे कंप्लीटली बॉन्ड लगा देते हैं। अणु सूत्र क्या होगा इसका, C5H5N, है ना, ये है पिरिडीन। तो ये 3 विषम चक्रीय यौगिक मैंने आपको बताए। सम चक्रीय यौगिकों में साइक्लोएल्केन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, विषम चक्रीय यौगिकों में इस तरह से बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, है ना। तो जो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अलग ही क्लास है उसका, है ना। और उसका सबसे सरलतम जो अणु सूत्र है, जब कह सकते हैं कि सभी यौगिक जिससे मिलकर बनते हैं वो कौन है, बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो ये शब्द है एरोमा, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मेल। पहले स्मेल का मतलब सुगंध से होता था, परंतु दुर्गंध युक्त भी यौगिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अधिकतर जो कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं वो सभी एरोमेटिक यौगिकों से मिलकर बनते हैं, है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे सरलतम जो यौगिक है वो है C6H6, जिसको हम बेंजीन के नाम से जानते हैं, है ना। ये भी चक्रीय यौगिक है, समचक्रीय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं अपन लोग, है ना। तो ये बेंजीन है जो कि चक्रीय यौगिक होता है। कैसे होता है देखते हैं इसकी पूरी संरचना डिटेल में। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, एरोमेटिक यौगिक की पहचान है कि इनमें एकांतर क्रम में एकल बंध और द्विबंध पाए जाते हैं। एकांतर क्रम में यानी कि अल्टरनेट, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, इस तरह से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो एकांतर क्रम में एकल बंध और द्विबंध पाए जाने के कारण में एरोमेटिक षटक आ जाता है, इसलिए उनमें इस तरह का गुण होता है। तो 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, तो उसके बाह्यतम कक्षा में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन, है ना। और हाइड्रोजन को तो अपना पहला कक्षक पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। प्रत्येक कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने और चाहिए, 4 तो खुद के पास है, 4 और चाहिए, है ना। तो ये आपस में साझेदारी करते हैं। पहले अपन एक एक साझेदारी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच की देख लो, ये देखो एक एक साझेदारी यहाँ पे हुई। मतलब हाइड्रोजन का तो भैया काम पूरा हो गया उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, अब कार्बन जाने और उसका काम जाने, है ना। हाइड्रोजन तो भैया बेचारा संतुष्ट हो गया। कार्बन क्या करता है, एक साझेदारी इससे तो एक साझेदारी अपने पड़ोसी कार्बन से करता है, ये देखो। अब इस कार्बन के पास कितने बंध बन गए, कुल 3, 1 2 3, कुल 4 बंध होने चाहिए, बने कितने हैं, 3। इधर देखो ये अब कितने बंध बन गए, है ना, 1 2 3। सभी कार्बन परमाणु के पास में कुल 3 3 बंध हो चुके हैं और अंदर हमको ये दिखाई दे रहा है एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अंदर एरोमेटिक षटक बनाता है ना, इसको एरोमेटिक षटक भी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसे साझेदारी कर लेते हैं, है ना। और कोई ज़रूरी नहीं, अब देखो 2 2 4 4 बॉन्ड हो गए क्या सबके पास में। मैंने जानबूझ के इलेक्ट्रॉनों को ऐसे हाईलाइट किया ताकि आपको समझ में आए। देखो इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई क्या, 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4, इसके पास भी 1 2 3 4 और सबके पास 4 4 हो गए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ ही साझेदारी करे, ये ऐसे भी कर सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स और ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी करें। फिर भी बात वही है कि प्रत्येक कार्बन की संयोजकता पूरी हो चुकी है। इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ भी बन गया था, यहाँ भी बन गया, इसीलिए तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि बेंजीन में हमेशा से रिंग पाई जाती है, तो बेंजीन में रिंग इसीलिए होती है कि ये जो बॉन्ड्स हैं वो मूवेबल है,
परिवर्तनशील हैं, है ना। ये तो पूरी डिटेल स्ट्रक्चर है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये हमने बेंजीन बनाया है ना, ऐसे एक एक हाइड्रोजन भी इसमें अलग से शो करके बता दो, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका मैंने थोड़ा सा छोटा रूप बताया। और कोई ज़रूरी नहीं कि हम प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन को ऐसे अलग से क्लियर करके लिखें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमने ऐसा षटक ये बनाया है स्ट्रक्चर, इसका मतलब हाँ अंदर अभी तो फिलहाल ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन भी तो ऐसे ही होता है ना, लेकिन अब हमको अंदर क्या बताना है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। एक और स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं इसका या लिखकर, क्योंकि ये केकुले की अनुनादी संरचना है ना। हम लोगों ने 11th में इसको पढ़ा है, केकुले की अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना 11th वालों को भी पता है, 12th वालों को भी पता है। तो अभी जो मैंने आपको बताया ना कि ये इसके साथ साझेदारी कर सकता है, ये इसके साथ, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखो ये दोनों, ये ऐसे भी हो सकता है ना, और ये ऐसे भी हो सकता है। ये दोनों केकुले के सूत्र हैं। केकुले नाम के वैज्ञानिक ने ये दो सूत्र दिए थे। या फिर हम इस बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से अंदर से। वैसे कायदे से तो गोल सर्कल इतना बड़ा होता है, पर हम उसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये बेंजीन है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और इसी बेंजीन पर क्या किया जाता है कि ये हाइड्रोजन को हटाकर दूसरे अन्य समूह को प्रतिस्थापित किया जाता है, तो बहुत सारे प्रकार के यौगिक बन जाते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हुआ आपके दिमाग में। अब एक चीज़ ध्यान से समझना है ना, जैसे ये क्या है CH4, इसको हम कहते हैं मीथेन, है ना, या मीथेन। कार्बन की संयोजकता 4 है, कार्बन के आसपास इससे 4 बंध जुड़े हुए हैं, है ना, ठीक है। अब हम क्या करें, इसमें से एक H कम कर दें, इसमें से एक H को माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा। देखो ये मैंने एक H माइनस कर दिया, तो क्या बचा, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये मीथेन है, और ये हमने पढ़ा है कि ये हो जाएगा मैथिल। मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो मैथिल हो जाएगा। और अब इस मैथिल को किसी अन्य समूह से जोड़ सकते हैं। हमने बहुत सारे नाम बनाए ना, जैसे 2-मेथिल प्रोपेन, 2,2-डायमेथिल ब्यूटेन, तो मैथिल को जाके जोड़ते हैं ना। इसी तरह से ये जो बेंजीन है, इसमें भी ऐसे हो सकता है कि C6H6 ये है बेंजीन। अब इस बेंजीन में से एक H को कम कर दो, तो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड C6H5। और जैसे मैथिल से, मैथेन से हुआ मैथिल, जैसे बेंजीन से हो जाएगा बेंजिल, नहीं फेनिल। नाम याद रखना, इसको कहते हैं हम फेनिल, ठीक है। अब यदि हम इसको संरचना के रूप में बनाएं तो कैसे बनाएंगे। बेंजीन की तो खैर इतनी सारी स्ट्रक्चर दी है, पर ये ऐसे होता है, ये बेंजीन। और फेनिल कैसे बनेगा, फेनिल का संरचना सूत्र ऐसे बनेगा। और दूसरी बात, बेंजीन में जितने भी यौगिकों का प्रतिस्थापन होता है, किसी परमाणु का प्रतिस्थापन होता है, तो इस स्थान पे होता है, और इसको बेंजीन का नाभिक कहते हैं, है ना। और फिर इनके पोजीशंस के भी कुछ नाम हैं, जैसे कि ये बेंजीन में अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसको ऑर्थो, इसको मेटा और इसको पैरा कहते हैं, है ना। O से ऑर्थो, N से मेटा और P से पैरा। कब, जब यहाँ कुछ भी नहीं जुड़ा है, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि बेंजीन रिंग पे ऊपर कुछ ना कुछ समूह जुड़ा है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मैथिल लिख दिया, है ना, अब ऑर्थो कहाँ से शुरू हो जाएगा, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ठीक है। तो ये इनके पोजीशंस के नाम हैं। हम इसको 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं, कि जैसे 2-मेथिल बेंजीन, 4-मेथिल बेंजीन, पर यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा शब्द का भी प्रयोग होता है। अब हम इन बेंजीन के कुछ दूसरे यौगिकों को बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि मैंने एक नाम दिया मैथिल बेंजीन, हमको मैथिल बेंजीन बनाना है ना। अब मैथिल बेंजीन कैसे बनाएंगे, बेंजीन शब्द दिमाग में आते ही हमने लिख दिया C6H6, और मैथिल भी जोड़ना है उसके साथ में। तो अगर आपको उसके साथ में मैथिल जोड़ना है तो सिंगल बॉन्ड CH3 भी लिखना होगा। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि C6H6 पे तो सब तरफ हाइड्रोजन लगे ना, तो उसमें से एक H कम करना पड़ेगा,
इसलिए मेथिल बेंजीन का अणु सूत्र होगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3। जितने भी एरोमेटिक यौगिक हैं उनमें सिर्फ अणु सूत्र लिखने से काम नहीं चलता है, उसमें हमको उनकी संरचना भी बनानी होती है। तो इसका संरचना सूत्र ऐसा है कि ये तो बन गया आपका फेनिल। फेनिल को हम ऐसे बनाते हैं और इसके सिर पे क्या लिख देंगे, जगह कम पड़ रही है हमको यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं इसकी संरचना इस तरह से बनेगी कि ये बेंजीन और इसके सिर पे CH3 है ना। इसका स्पेशल नाम याद रखना सभी, टालुइन, इसको टालुइन भी कहते हैं, ये इसका स्पेशल नाम है, प्रचलित नाम है। और मेथिल बेंजीन इसका IUPAC नाम है ना। अब मान लो मैंने दूसरा नाम दिया आपको बनाने के लिए एथिल बेंजीन। एथिल बेंजीन कैसे बनाएंगे हम, तो बेंजीन के साथ एथिल है तो C2H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 है ना। नाम भले ही बेंजीन है पर आपको C6H6 नहीं लिखना है क्योंकि प्रतिस्थापी जुड़ गया ना उसके साथ, एक H को हटा के एक मेथिल समूह आया, एक H को हटा के एक एथिल समूह आया। तो अब यहाँ पे ये बन जाएगा ऐसे, बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्या लगा देंगे C2H5। अब चूंकि मेथिल बेंजीन का नाम टालुइन है तो इसका भी कुछ खास नाम है, इसका नाम है ज़ाइलीन है ना, इसको हम ज़ाइलीन भी कहते हैं। ठीक है, 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग जब एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो एक अभिक्रिया आएगी रोजनमुंड अभिक्रिया, नाम याद रखना रोजनमुंड अभिक्रिया। ठीक है, 12th के बच्चों से बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें ज़ाइलीन नाम का उत्प्रेरक काम में आता है, तब याद रखना कि ज़ाइलीन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया बेंजीन के बारे में, सिंगल रिंग के बारे में बात हुई। अब यदि बेंजीन की रिंग को हम डबल ट्रिपल कर दें तो क्या होता है ना, उसको भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक होता है बेंजीन है ना, जिसका अणु सूत्र है C6H6 और उसकी संरचना है ऐसी है ना। अब एक होता है बेंजीन के बाद में नेफ्थिलीन। नेफ्थिलीन में 2 बेंजीन रिंग आती है और बेंजीन रिंग बनाने के बाद में मैं आपको उसका अणु सूत्र बनाना सिखाऊंगी है ना। तो देखते हैं वो क्या चीज़ है। ये प्रतिस्थापित तो आपको समझ में आ गए। हम जैसे जैसे क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे तब मैं आपको उसके साथ साथ एरोमेटिक भी बताते जाऊंगी है ना। अभी फिलहाल हम नेफ्थिलीन की बात करते हैं। नेफ्थिलीन कैसा होता है पता है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, एक रिंग हो गई बेंजीन की ऐसे। ठीक है, अब इसी से एक और जोड़ो, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 6 है ना। अब इसमें बॉन्ड कैसे आएंगे, यहां डबल बॉन्ड है ना। तो ये देखो इस कार्बन की संयोजकता पूरी है क्या, 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे सब तरफ एक एक H भी लगा दो, यहाँ पे H नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, 1 2 3 4 H लगा देंगे तो 5 हो जाएगा, इसलिए एक एक H यहाँ पर सब तरफ आ जाएगा। अब बॉन्ड यहाँ डबल है तो सिंगल, यहाँ डबल सिंगल डबल। देखिए हमेशा बेंजीन रिंग या एरोमेटिक यौगिक की विशेष बात है कि डबल बॉन्ड हमेशा अल्टरनेट होते हैं, एक सिंगल तो एक डबल, एक सिंगल एक डबल। तो देख लो जरा, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है ना, यहाँ क्या है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल और यहाँ डबल आना चाहिए, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये जो यौगिक है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये वाला लिखा है ना, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ये बेंजीन रिंग हमने बना दी है ना, ये बॉन्ड इसमें कॉमन है यहाँ पे है ना, तो ये डबल है तो यहाँ सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल और ये डबल। ठीक है, इस तरह से यौगिक बनता है, ये कॉमन है। ऐसा मत सोचो कि इधर तो 3 बार इधर 2 ही बार है और इधर 3 बार, एक ही बात है ये है ना, कुछ भी समझ लो आप इसको थोड़ा सा इधर खिसका दो, एक ही बात है ना। हम इसको चाहें तो बीच में भी बना सकते हैं, दोनों बॉन्ड्स को ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सही तरीका है कि एक बॉन्ड को या तो इस तरफ या उस तरफ लिखो। अच्छा, अब इसका अणु सूत्र क्या होगा, गिन लो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कार्बन तो है 10, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन है 8, ये है नेफ्थिलीन है ना। बेंजीन सिंगल रिंग होती है, नेफ्थिलीन में डबल रिंग होती है। और यहाँ पे भी चलो मैं आपको इसको एकदम अणु सूत्र के रूप में क्लियर कर देती हूँ, सॉरी संरचना सूत्र के रूप में, जिसमें एक एक कार्बन हाइड्रोजन क्लियर है। बेंजीन को हम ऐसे लिखते हैं है ना, ये बेंजीन, ये नेफ्थिलीन, और तीसरे का नाम है
एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग होती है, देखो कैसे, कार्बन के साथ साथ लिखते जाएं, 1 2 3 4 5 6, है ना। फिर एक और बेंजीन रिंग, 1 2 3, ये चौथा, पांचवा और ये छठा, है ना। 1 2 3 4 5 6, और एक बार और, 1 2 3 4 5 और 6। अब एक जगह डबल बॉन्ड लगा दूं, जैसे मान लो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल है तो ये सिंगल, डबल सिंगल डबल सिंगल, ये डबल तो सिंगल, यहाँ डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल। अच्छा, इस कार्बन को देखो जरा ध्यान से, इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 कंप्लीट हो, क्या यहाँ डबल बॉन्ड लगाना चाहिए? नहीं, यहाँ नहीं लगेगा, तो कहाँ लगेगा? यहाँ डबल सिंगल डबल, ये सिंगल, है ना। ये आप सोचोगे कि अभी तो मैं डबल सिंगल डबल अल्टरनेट बोल रही थी, लेकिन ये चीज़ यहाँ फॉलो नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि यहाँ बॉन्ड लगाया तो इसकी संयोजकता ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ बॉन्ड लगाया तो इसकी संयोजकता ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब इसको आसपास H कहाँ कहाँ लगेगा? 1 2 3 4, इनकी संयोजकता पूरी, इन दोनों की भी पूरी है। जो कॉमन कार्बन है ना, उनकी संयोजकता पूरी है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 और ये 3, है ना, 3 बेंजीन रिंग, यहाँ डबल, ये ऐसे हो गया, एक यहाँ बॉन्ड नहीं आएगा, है ना, ये ऐसे, ये डबल है तो सिंगल डबल ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। अणु सूत्र इसका क्या बनने वाला है? देखो कितने कार्बन है, कितने हैं गिने, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तो हो गए कार्बन, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन है 10, है ना। तो ये हो गया आपका एंथ्रासीन। बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, ये तीनों भी एरोमेटिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो आज हमने चक्रीय यौगिकों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय 2 तरह के, एलिफेटिक एरोमेटिक, एलिफेटिक में फिर 3 तरह के, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन, और बेंजीन के ये यौगिक हमने पढ़े, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और टालुइन वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी पढ़ ली। हाँ, मुझे एक चीज़ और याद आई, इसमें डाइफेनिल अगर आपको दिया जाए तो कैसे बनाएंगे? डाइफेनिल, फेनिल का सूत्र भी बताया था, C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, ये डाइफेनिल। इसको कैसे बनाएंगे? तो फेनिल मतलब कि बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग बना दो, है ना, और दूसरी की भी बेंजीन रिंग ऐसे ही बना दो, तो ये आपका डाइफेनिल हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा एक क्वेश्चन कि अगर यहाँ गोल सर्कल बनाया है तो हम यहाँ गोल नहीं बना सकते? नहीं बना सकते, क्योंकि ये बॉन्ड तो मूवेबल है ना, आप यहाँ बना सकते हो, यहाँ पर नहीं ट्राई कर सकते। तो ये सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हुए। इनके अलावा मैंने आपको विषम चक्रीय यौगिक बताए, जिसके अंदर फ्यूरेन, थायोफिन और पिरिडीन के बारे में हमने पढ़ा। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, है ना, और प्लीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाए।